चलो, तो बच्चों टैक्स रेवेन्यू के बारे में कल हमने डिस्कशन किया था, सबको याद होगा कि गवर्नमेंट का जो बिगेस्ट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू है वो कहां से आता है, टैक्स से आता है। ठीक है, और टैक्स भी टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, याद होगा। पहले तो हमने देखा था कि ये क्या होता है। ये तो कैपिटल वाला पार्ट है, इसके बाद रेवेन्यू रिसीट वाला है, और रेवेन्यू के अंदर टैक्स रेवेन्यू का था, और उसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्स हमने पढ़े थे, टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके बाद ये थी बेटा काम की चीज, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानकारी, जो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया था, है ना। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई? डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो डायरेक्टली उसी इंसान के द्वारा पे किया जा रहा है जिसकी टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है। जैसे अगर मेरी टैक्स की लाइबिलिटी है तो टैक्स में ही पे करूंगा। जैसे इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम मैंने कमाई, टैक्स मेरे ऊपर बनता है, तो गवर्नमेंट को मैं ही टैक्स दूंगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो लाइबिलिटी जिसकी है वो गवर्नमेंट को पे नहीं करता, उसकी तरफ से कोई और पे करता है ना। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? वेट, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ये कौन पे करता है गवर्नमेंट को? ये कोई और पे करता है ना। लेकिन वसूला किससे जाता है? कंज्यूमर से। ओके, तो गवर्नमेंट तक ये इनडायरेक्टली जाता है। और दोनों की मैंने आपको बेटा डेफिनेशन और ये तीन तीन पॉइंट लर्न करवाए थे, तो लर्न कर लेना सब लोग अच्छे से। ओके, और पॉइंट्स क्या थे? पहली तो डेफिनेशन वाले पॉइंट थे, एक बार मैं बोल दूं डेफिनेशन क्या थी। बेटा डेफिनेशन थी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इट रेफर टू टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब लगाना, इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ वन पर्सन एंड पेड बाय सेम पर्सन। बेटा जिसकी इनकम या प्रॉपर्टी पे लगाया जा रहा है, पे भी वही करता है, ये याद रखना। ये बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं हो सकता। वहीं अगर तुम देखते हो इनडायरेक्ट टैक्स की, तो उसमें क्या होता है बेटा? इट रेफर टू दोज टैक्सेस विच इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट पेड बाय द अनदर पर्सन। याद रखना, यहां पे लगाया टैक्स किसी और पे जा रहा है, लेकिन पेमेंट गवर्नमेंट को कोई और कर रहा है। यहां पे जो टैक्स का बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है। और अगर मैं तुम्हें बोलूं, वैसे तुम आगे जाके सब्जेक्ट को पढ़ोगे डिटेल में, इनडायरेक्ट टैक्स को, लेकिन अभी याद रख लो कि जो पूरा बोझ है वो किस पे आता है? कंज्यूमर पे आता है। जो फाइनल कंज्यूमर होता है, अल्टीमेटली सब कुछ पे वही करता है ना। लेकिन गवर्नमेंट को पे कौन करता है? गवर्नमेंट को कोई और पे करता है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया जीएसटी का, कल याद होगा एग्जाम्पल दिया था कि हम मार्केट में अगर ब्रेड खरीदने जाते हैं तो 35 रुपीज का आपको पैकेट मिला, तो 5 रुपीज उसमें है इंक्लूडिंग जीएसटी। टैक्स आपने दिया, लेकिन आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया, आपने शॉपकीपर को दिया। फिर शॉपकीपर ने वही टैक्स किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया। ओके, ये गवर्नमेंट को जो टैक्स गया है वही आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट रूट से गया है, और यहाँ पे बर्डन शिफ्ट हो जाता है। अब डायरेक्ट टैक्स में मैंने तुमसे कहा था बच्चों, याद रखना, लाइबिलिटी टू पे और एक्चुअल बर्डन, ये दोनों सेम इंसान पे होते हैं। कौन सी दो चीजें? लाइबिलिटी टू पे और एक्चुअल बर्डन, दोनों सेम इंसान पे होते हैं। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो यहाँ पे लाइबिलिटी टू पे एंड एक्चुअल बर्डन दो अलग अलग इंसानों पे होते हैं। ठीक है, मतलब पे करने की लाइबिलिटी किसी और की है और एक्चुअल बर्डन किसी और पे। लाइबिलिटी शॉपकीपर की है, बर्डन हमारे ऊपर पड़ रहा है क्योंकि पे हमने किया उसको। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो रेग्रेसिव होते हैं। या थोड़ा सही करूंगा मैं, ये इनडायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली रिग्रेसिव इन नेचर। अब ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव क्या था, ये बेटा मैंने आपको बता दिया था। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं कि प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, फटाफट से देख लेना। पहले मैं बात करता हूं डायरेक्ट टैक्स की, कि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव कैसे है। देखो भाई ध्यान से देखना, डायरेक्ट टैक्स जो है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स जो होता है वो स्लैब्स में होता है, मतलब उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। जो मैंने कल बताया था हमारे इंडिया में है कितना, 5 लाख। तो जैसे अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं भरना है। लेकिन हाँ, जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है, तो 5 लाख टू 10 लाख आप पे टैक्स लग जाता है 10%। उसके बाद 10 लाख टू 15 लाख वो हो जाता है आप पे, ये मान के चलो 20%, लगभग यही है, मैं आइडिया से बता रहा हूँ। और फिर 15 से 20, या फिर मोर देन 15 वो 30 हो जाता है, या मोर देन 20 30 हो जाता है। ये स्लैब्स होती है। ओके, अब यहां पे देखो, अगर तुम एक बात पे ध्यान दोगे, तो बच्चों एक बात बहुत गौर से देखना, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है,
वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता जाता है, प्रोग्रेस करता जाता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। और हमारे इंडिया में जो टैक्स सिस्टम अपनाया गया है वो प्रोग्रेसिव ही है, डायरेक्ट टैक्स का प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम हम अपनाते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो गरीब इंसान है, अब ऑब्वियसली जो गरीब इंसान है उसकी इनकम कितनी होगी बेटा? 5 लाख से कम ही होगी, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जिसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है लेकिन 10 लाख से कम है, तो हम ऐसा मान लेते हैं यार कि ये थोड़ा मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास में आता है, टैक्स इन पे लगना चाहिए लेकिन उतना भी नहीं, तो उन पे टैक्स लगा दिया 10% से। और जो 10 से 15 कमाता है, अब जैसे जैसे आपकी लेवल यहां से बढ़ता जाएगा इनकम का, वैसे वैसे आप पे लगाए जाने वाला टैक्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस टैक्स सिस्टम को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव। और बेटा मुझे बताओ, कल मैंने बताया था ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है ये अमीर और गरीब के बीच में खाई को बढ़ाने वाला है या कम करने वाला है? कम कम करता है। कैसे कम करता है? क्योंकि जब गरीब इंसान टैक्स नहीं देगा तो उसकी सेविंग होगी, और जब अमीर इंसान ज्यादा टैक्स देगा तो उससे गवर्नमेंट की अर्निंग होगी, और गवर्नमेंट वही पैसा किस पे लगाएगी? फिर गरीब इंसान पे लगाएगी। तो इससे क्या आती है? सोसाइटी में इक्विटी आती है, जो इनइक्वालिटीज होती है ना, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होता है ना, वो कम हो जाता है। ठीक है, याद रखना ये होता है आपके प्रोग्रेसिव सिस्टम। पहले ये बताओ प्रोग्रेसिव का मतलब समझ में आ गया सबको? जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा। गरीब इंसान है तो टैक्स नहीं देगा, अगर एक सर्टेन लेवल तक आपकी इनकम है तो टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर आप जैसे जैसे कमाते जाओगे वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा। अब होता है भाई एक रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव में उल्टा हो जाता है। प्रोग्रेसिव में क्या है? देखो, इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा था भाई, बताओ मेरे को। इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ रहा था? टैक्स। यहां पे इनकम बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ता नहीं है, टैक्स कम हो जाता है। अब टैक्स कम होने का सेंस ये मत लेना कि टैक्स लिटरली कम हो रहा है। अब जैसे ये ब्रेड का पैकेट का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, अब मेरे को ये बताओ, ये जो ब्रेड है जो 35 रुपीज की थी, जिसमें 5 रुपए का जीएसटी है, अब ये 5 रुपए का जीएसटी अगर एक गरीब इंसान पे करेगा, तो गरीब इंसान मान लो बेटा 100 रुपए कमाता है, मान लो वो 100 रुपीज कमाता है, वो 100 रुपीज में से जब वो ब्रेड का पैकेट खरीद के लाया तो उसने 35 पे किए। मैं सिर्फ अभी टैक्स की बात कर रहा हूं, उसने टैक्स पे किया 5 रुपए का। देखो भाई कितना, 100 में से 5 रुपए का टैक्स उसने पे किया। लेकिन यही ब्रेड का पैकेट जब मुकेश अंबानी जी खरीदते हैं तो उनकी इनकम इतनी है, जिसमें जीरो लगाऊंगा मैं तुम्हें तो तुम गिनती भूल जाओगे। ठीक है, अब वो अगर 5 रुपए देते हैं तो मेरे को बताओ कम बर्डन किस पे पड़ रहा है, मुकेश अंबानी पे या फिर एक गरीब इंसान पे? मुकेश अंबानी पे कम बर्डन पड़ रहा है। तो मुझे बताओ इनकम बढ़ने के साथ साथ आपके टैक्स का बर्डन कम हुआ या नहीं हुआ यहाँ पे? बिल्कुल हुआ। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एक रिग्रेसिव है। क्योंकि भाई ऐसा भी नहीं कर सकते हम कि जो सामान होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उन पे टैक्स को कम ज्यादा किया जाए कि भाई गरीब के लिए अलग है, जिसका इनकम लेवल इतना है उसके लिए अलग, और बाकियों के लिए अलग। ऐसा नहीं हो सकता। वो इनकम टैक्स में हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं हो सकता। इसीलिए इसको हम कहते हैं रिग्रेसिव, जो इनकम बढ़ने के साथ टैक्स कम होता है। पहले मुझे ही बता दो, क्या रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव का मतलब समझ में आ गया सभी को? यस और नो? यस सर यस सर। ओके बच्चों, अगर डिफरेंस आ जाए तो लिख सकते हो इसमें। इसमें ये लिखना, देखो अगर डिफरेंस आया भी, वैसे ये बहुत, मैं तुम्हें बहुत केसेस बना के बताता हूँ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इन केस अगर मान लो इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है तो तुम पहला डिफरेंस क्या लिखोगे कि इन प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इनकम जब बढ़ती है तो उसके साथ बेटा टैक्स क्या होता है? इंक्रीज होता है अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम। हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा आ रही है, ओके 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 ओके, आ रही है आ रही है। ओके, मेरे यहाँ पे कनेक्शन पुअर का साइन आया बना हुआ, कोई नहीं। तो बेटा अगर डिफरेंस आता है तो मैं आपको पहला डिफरेंस बता रहा हूँ। पहला डिफरेंस आप ये लिखोगे कि अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम a person not have to pay tax, okay, but after that income, after that level, you have to pay tax, and further with increase in income you have to pay more tax। जैसे जैसे आप इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर एक लाइन में इसको लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? इन प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम
इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स भी बढ़ता है, बस एक लाइन लिखना। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या लिखोगे, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में रिग्रेसिव की बात करें तो इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स का बर्डन कम होता जाता है। ओके, ये पहला डिफरेंस हो गया, जो बेसिक उसका मीनिंग हो गया। दूसरे में बच्चों इनके एग्जाम्पल लिख देना। ओके, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में कौन सा टैक्स चलता है हमारे यहाँ पे, डायरेक्ट टैक्स। रिग्रेसिव में कौन सा चलता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें भी चाहो तो इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह ये सब लिख देना। उसके बाद तीसरा भी लिख सकते हो तुम, पता है क्या लिख सकते हो, कि प्रोग्रेसिव नेचर जो है या प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है वो इनइक्वालिटीज को बढ़ाता है या कम करता है, बताओ, तुम लोग बताओ। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या करता है, इनइक्वालिटीज को कम कर कम कम करता है। करता है। ओके, कम करता है, याद रखना। इट रिड्यूसेस द इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। ओके, बट if we adapting regressive tax system, it will increase the inequality in society because everyone is paying tax with same tax rate. Okay, और जो ज्यादा अमीर है उसको वो बर्डन फील नहीं होगा, जबकि गरीब इंसान को वो बर्डन फील हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंस तुम बड़े मजे में बड़े आराम से लिख सकते हो। ओके, बस हमको मतलब पता होना चाहिए। तो ये बेटा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का फंडा हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने जो कंप्लीट कर लिया है ये है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू किसका पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट पढ़ रहे बेटा हम लोग, और रेवेन्यू रिसीट के अंदर हम एक रिसीट पढ़ चुके हैं, वो है आपका टैक्स रेवेन्यू रिसीट, जो गवर्नमेंट को टैक्स से मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जरा ध्यान से देखना। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट और भी जगहों से होती है जो टैक्स के अलावा है। अब टैक्स के अलावा और कहां कहां से होती है, तो इसमें टोटल मिला के 6 to 7 आइटम्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना। और मेन पर्पस इसमें लर्न करने का है। हाँ, कुछ एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, जिनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी अलग से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, है ना, इसलिए उनको ध्यान से देखना। सबसे पहला नंबर 1 इज फीस। बेटा जगह जगह हम फीस देखते हैं। फीस का मतलब ये है कि जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, जैसे सपोज आप कॉलेज में एडमिशन लोगे 12th क्लास के बाद, जैसे हमारे यहाँ जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, आप कहीं भी अगर जाते हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर कहीं भी आपका सपना है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जाते हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन फीस देते हो, कॉलेज की जो फीस होती है, वो फीस अल्टीमेटली किसको मिल रही है बेटा, गवर्नमेंट को मिल रही है। तो गवर्नमेंट के लिए वो जो फीस मिल रही है वो एक रेवेन्यू रिसीट है, याद रखना। ठीक है, और भी कई सारी फीस इसमें आ गई, जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन फीस। जब हम बोलते हैं ना कि मकान की रजिस्ट्री करवा ली क्या, ये वर्ड हो सकता है तुमने कभी सुना हो, टेक्निकल टर्म होती है, पेरेंट्स वगैरह हमारे बात करते रहते हैं, चलो उस मकान की रजिस्ट्री करवा लेते हैं। रजिस्ट्री का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, हम शॉर्ट में रजिस्ट्री बोल देते हैं। ओके, और उस पर बेटा फीस दी जाती है। हमारे खुद के मकान की मैंने जब रजिस्ट्री करवाई थी तो वहां पे मैंने 72,000 रुपीज दिए थे। तो रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। ओके, ये कंपलसरी होता है, तो वो भी फीस है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फीस होती है। पासपोर्ट बनवाते हो तो उस पर फीस लगती है। कोर्ट में भी फीस लगती है, कोई केस आप लेके जाते हो तो। यहां तक कि बेटा पैन कार्ड बनवाने पे भी फीस लगती है ना। तो गवर्नमेंट आपसे आपके लाइफ की कई जगहों पे छोटी मोटी कोई फीस वगैरह चार्ज करती है। ओके, क्योंकि वो आपको वहां पे कोई ना कोई सर्विस दे रही है, उसके बदले में वो फीस लेते हैं। तो ये जो फीस है, ये फीस उनके लिए रिसीट है, ये तो हमें बात समझ में आती है। लेकिन कैसी रिसीट है, कैपिटल या रेवेन्यू, तो बेटा ये रेवेन्यू रिसीट है, याद रखना। गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती इससे। फीस रिसीव करने से गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। अगर तुम कॉलेज में फीस दे रहे हो तो जाके ये मत बोल देना कि मैंने तो फीस दी है, कॉलेज में मेरे लिए अलग से बेंच लगवाओ जिसपे लैपटॉप रखवाओ, तब जाके मैं पढ़ूंगा वरना नहीं पढ़ूंगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखें, गवर्नमेंट को आप फीस देते हो इसका मतलब आप गवर्नमेंट को खरीद नहीं रहे हो, उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती इनसे, इसलिए ये एक रेवेन्यू रिसीट है। ओके, एक बार पढ़ के देखो तो, अ फी इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट इट रेंडर्स टू द पीपल। जो सर्विसेज गवर्नमेंट लोगों को देती है उसके बदले में जो आपसे चार्ज करती है उसी को बेटा हम कहते हैं फीस। और इसके एग्जांपल मैंने लिख दिए, जैसे कि लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फीस, पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस, एक पैन कार्ड की फीस इसमें लिख सकते हो आप, एक आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो उसकी फीस आप लिख सकते हो उसमें। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कॉलेज की फीस लिख सकते हो, जो भी A to Z आपके मन में आता है। ये तो हो गया नंबर 1 सोर्स, फीस।
नंबर 2, फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये हम बड़े अच्छे से जानते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? चालान। जब आप हेलमेट नहीं लगाते हो या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है फिर भी आप ड्राइव करते हो, है ना, कुछ लोग यहाँ भली भांति परिचित है इस चीज से, है ना, आप रेड लाइट तोड़ते हो, सिग्नल तोड़ते हो, उसको हम कहते हैं, या फिर आप कोई नियम विरुद्ध काम करते हो, तो बेटा उसके बदले में गवर्नमेंट आप पे पेनल्टी लगाती है, फाइन लगाती है। ओके, मतलब जब आप कानून तोड़ते हो तो आप पे पेनल्टीज लगती है, जब आप कोई गलत काम करते हो तो आप पे फाइन लगाया जाता है ना। तो ये फाइन्स एंड पेनल्टीज जो है, क्या वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं क्या? नहीं। याद रखना, अगर आप पुलिस वाले को चालान देते हो तो आप उससे ये नहीं बोलोगे कि भाई साहब देखो ये 300 रुपए मैंने आपको चालान दिया या 400 रुपए चालान दिया। ओके, याद रखना इससे आपकी सैलरी आएगी, तो गवर्नमेंट के पास भेजने से अच्छा है आप इसको अपने पास रख लो, क्योंकि गवर्नमेंट आपको सैलरी देगी। ऐसा भी नहीं हो सकता, गवर्नमेंट की कोई लीगल लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती इससे, गवर्नमेंट जो चाहे इस पैसे का वो कर सकती है, याद रखना, है ना। तो फाइन्स एंड पेनल्टीज क्या होती है, जरा पढ़ के देखें एक बार। फाइन्स आर दोज पेमेंट्स which are made by the lawbreakers, made by नहीं, made for the lawbreakers। okay, 1 second, नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है, लाइन ठीक है ये। फाइन्स आर दोज पेमेंट्स विच आर मेड बाय, ओके, जो पेमेंट किया जाता है, लॉ ब्रेकर्स जो पेमेंट करते हैं। ओके, कौन करता है ये पेमेंट भाई? लॉ ब्रेकर्स ये पेमेंट करते हैं, किसको? गवर्नमेंट को। दीज आर इकोनॉमिक पनिशमेंट, बेटा ये आप पैसे के फॉर्म में पे करते हो, इसलिए इस पनिशमेंट को क्या कहते हैं हम? इकोनॉमिक पनिशमेंट। ओके, ये कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं है, जैसे आपको जेल में रख दिया या फिर आपको कोई सजा दे दी, वो नहीं है, ये इकोनॉमिक पनिशमेंट है, आपकी जेब ढीली करवा दी गई, और ये भी अपने आप में एक पनिशमेंट है ना। फॉर ब्रेकिंग लॉज द एम इज नॉट टू अर्न रेवेन्यू, और गवर्नमेंट का टारगेट यहाँ पे भाई कमाना नहीं है, गवर्नमेंट का टारगेट यहाँ पे क्या है? बट टू मेक पीपल रेस्पेक्टफुल टू द लॉज, कि लॉज के लिए लोग रेस्पेक्ट करें, कानून का सम्मान करें। ठीक है, तो ये दो सोर्स हमने पढ़ लिए बेटा। नंबर 1 इज फीस, इनके नाम याद रखने सिर्फ तुम्हें, ओनली नेम, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। याद रखें कि ये किस में आते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में आते हैं। ठीक है, फीस हो गया, फाइन एंड पेनल्टीज हो गया। ठीक है, अगले आते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है इसका। क्या होता है इसका मतलब? ये होता है भाई एस चीट। अब ये एस चीट क्या होता है? जब बेटा याद रखना कि कोई इंसान है जिसके आगे पीछे कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसने किसी को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया है, या फिर कोई भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, वो अकेला है, ऐसा मान लो। ना तो उसकी वाइफ है, ना बच्चे हैं, ना फादर है, ना मदर है। ऐसा होता है कई बार। ये जनरली किन के साथ होता है? जो लोग शादी नहीं करते उनके साथ जनरली ऐसा होता है कि उनकी फैमिली जो होती है, जो आपके एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आपके जो नॉर्मल एक क्या कहते हैं इनको, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव ही बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, है ना, एग्जीक्यूटर बोलते हैं, जो एग्जीक्यूटर होते हैं, है ना, आपके उत्तराधिकारी जो होते हैं, वो आपके फादर होते हैं, आपकी मदर होती है, आपकी वाइफ होते हैं, और आपके बच्चे होते हैं। ओके, अब मान लो किसी ने शादी नहीं की, अब वाइफ तो है नहीं, एक टाइम के बाद माता पिता भी चल बसेंगे। ओके, तो ऐसे इंसान की प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो मरने के बाद उस पर किसका हक है? आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन वो प्रॉपर्टी कौन लेगा? क्योंकि उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और याद रखना, भाई बहन हो गए और चाचा मामा ताऊ ताया, ये सब काउंट नहीं होते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव में, है ना। जिनका जो काउंट होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, फादर मदर, ओके, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, और कोई भी नहीं, है ना। तो अगर इनमें से एक भी नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को कौन लेगा? तो याद रखना, ऐसे इंसान की डेथ होने पर उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेती है, और गवर्नमेंट ही उसकी नीलामी करवा देती है, उसको बिकवा देती है, और जो पैसा आता है उसको डेवलपमेंट वर्क्स में लगा देती है। और याद रखना, ये हमें देख के लग सकता है कि सर इससे तो लाइबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए गवर्नमेंट की, क्योंकि इसके जैसी एक टर्म तुमने पढ़ी है अकाउंटेंसी में, यस और नो, लेगेसी, पढ़ी या नहीं पढ़ी आप लोगों ने?
यस सर। लेकिन Yes, बेटा sir. लेगेसी में और एस्टीट में फर्क है। लेगेसी में मरने से पहले इंसान खुद बता के जाता है कि भाई मैं मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टीज इस एनजीओ के नाम करके जा रहा हूं, तो फिर उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टीज किसको दे दी जाती है? उस एनजीओ को। और विद इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी वो एनजीओ काम में लेगा और इस काम में लेगा। वो साथ में रीजन बताया जाता है। तो जब वो रीजन पता है, स्पेसिफिक पर्पस आपको पता है, तो बेटा वहां पे वो लाइबिलिटी कहलाती है कि भाई एनपीओ जो है, एक एनजीओ जो है, उसको किसी की वसीयत मिल गई, किसी की लेगेसी मिल गई, तो वो लेगेसी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो? लेगेसी लाइबिलिटी होती है। यस और नो? Yes, sir. Yes. बिल्कुल। लेकिन क्या एस्टीट कोई सर लाइबिलिटी है? नहीं, क्योंकि भाई मरने वाला बता के तो गया नहीं, और बता के भी जाता तो भी उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही रिसीव करना है। इसीलिए याद रखें कि एस्टीट एक रेवेन्यू रिसीट है। याद रखना ये वाली बात बेटा, ठीक है? एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं एस्टीट का मतलब क्या है। एस्टीट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे याद रखना गवर्नमेंट से है ना? स्टेट का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कोई प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट से मतलब है उसका। which arises out of the property left by people without a legal heir। एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिन लोगों का नहीं होता, उनकी प्रॉपर्टीज उनकी डेथ के बाद किसकी होगी? तो वो सवाल का जवाब है गवर्नमेंट की होगी। देयर आर नो क्लेमेंट्स ऑफ सच प्रॉपर्टी, द गवर्नमेंट मेक्स रेवेन्यू आउट ऑफ इट। और गवर्नमेंट बेटा क्या करती है? उसको सेल कर देती है, और जो पैसा आता है उसको अपने काम में ले लेती है, डेवलपमेंटल वर्क्स में लगा देती है। ठीक है, इसको कहते हैं एस्चीट। ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो याद रखना, द प्रॉपर्टी विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेती है, अपने पोजीशन में ले लेती है, और उसको सेल करवा के उस मनी को डेवलपमेंटल वर्क्स में लगा देती है। ठीक है, ये याद रखना। ये हो गया बेटा एस्चीट। अगली टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म है इनकम एंड डिविडेंड। अब ये ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम लोग सब जानते हो कि गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के कई सारे पीएसयूज होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा रेलवे है। अब रेलवे को जो इनकम होती है या रेलवे को जो प्रॉफिट होता है ना, आप लोग जो मनी देते हो उनको, उनको जो प्रॉफिट होता है, जो इनकम होती है, या फिर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है गवर्नमेंट का, या फिर एक ऑयल जो रिग्स होती है, नेचुरल गैस रिग्स है, ऑयल रिग्स है, वो गवर्नमेंट की है। बेटा इन सबको जब इनकम होती है तो अल्टीमेटली इनकम हो रही है गवर्नमेंट को। ओके, तो ये जो पैसा आता है ना इनकम वाला, ये भी रेवेन्यू रिसीट होती है, कोई लाइबिलिटी इससे क्रिएट नहीं होती है। पढ़ो एक बार क्या लिखा है। सेवरल एंटरप्राइजेस आर ऑन बाय गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडियन रेलवेज, नांगल फर्टिलाइजर फैक्ट्री, ये एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, इंडियन ऑयल, भिलाई स्टील प्लांट। बेटा इन सब पे किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट इन सब आउटलेट से जब क्या अर्न करती है? प्रॉफिट अर्न करती है। इन एंटरप्राइजेस से जब प्रॉफिट कमाती है, रेवेन्यू कमाती है, प्रॉफिट बोलूंगा चाहे रेवेन्यू बोलूंगा, समझ जाना, अल्टीमेटली रेवेन्यू की बात हो रही है। तो जब भी रेवेन्यू अर्न करती है गवर्नमेंट इनसे, तो बेटा वो किसका पार्ट होता है? रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होता है। याद रखना, वो रेवेन्यू रिसीट होती है। ओके, और एक वर्ड है जिसकी डिटेल यहाँ पे लिख के नहीं आई है बेटा, मैं लिखना भूल गया, डिविडेंड। क्या किसी को पता है डिविडेंड क्या होता है भाई? अकाउंटेंसी में आप लोगों ने मेरे ख्याल से याद पढ़ लिया होगा। सर शेयर में मिलने वाला Part of profit. को जो एक बिल्कुल, प्रॉफिट वेरी गुड, दिया सही जाता है, है। सही है, सही है। पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट का वो हिस्सा या फिर वो शेयर जो किसको बांट दिया जाएगा? शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके बीच में बांट दिया जाएगा, उसको डिविडेंड बोलते हैं। ओके बेटा, डिविडेंड जो मिलता है वो इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। किस पे मिलता है? जैसे मान लो कि मैं मिस्टर ए हूं। मिस्टर ए ने, इमेजिन मिस्टर ए ने, ये माउस थोड़ा मैंने चेंज किया है, इस वजह से क्या है कल से लिखने में नहीं आ रहा। मिस्टर ए ने शेयर परचेज कर रखे हैं 1 लाख रुपीज के। अब बेटा जो 1 लाख रुपीज के शेयर्स हैं, ये क्या कहलाएगा? मिस्टर ए का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलता है आपको? डिविडेंड मिलता है। तो याद रखना, डिविडेंड हमेशा किस पे मिलता है? इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। क्या गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है क्या? हाँ बिल्कुल करती है। हो सकता है गवर्नमेंट ने भी बॉन्ड्स या शेयर्स परचेज कर रखे हो, ये भी हो सकता है।
तो गवर्नमेंट को जब उस पर पर्टिकुलरली उस इनकम होती है या डिविडेंड मिलता है, तो बेटा वो डिविडेंड भी किसका हिस्सा है? रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा है, याद रखना। जैसे मैंने कंपनी के शेयर परचेज किए हुए हैं ना, मुझे डिविडेंड मिलेगा, उसी तरह से गवर्नमेंट ने भी हो सकता है क्या कर रखे हो, किसी कंपनी के या किसी की भी सिक्योरिटीज को परचेज किया हुआ हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस पे मिलने वाला डिविडेंड एक रेवेन्यू रिसीट है। बेटा 4 टर्म्स पढ़ ली हम लोगों ने अभी तक। कौन कौन सी? नंबर 1 क्या थी बोलो? फीस। नंबर 2 क्या थी? फाइन्स एंड पेनल्टीज। नंबर 3 क्या हमने अभी अभी पढ़ा? एस्चीट। एंड नंबर 4 है इनकम एंड डिविडेंड। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। नंबर 5, ये बेटा एक और इंपॉर्टेंट टर्म एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझ लेना, और ये भी एग्जाम में आने लायक चीज है। ठीक है, स्पेशल असेसमेंट। अब ये स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, जरा सब लोग ध्यान देना। बेटा जब भी किसी प्रॉपर्टी की प्राइस अचानक से इंक्रीज हो जाती है और वो इंक्रीज जो है, वो इंक्रीमेंट जो है वो क्यों हुआ है? क्योंकि उस प्रॉपर्टी के आसपास कोई डेवलपमेंटल वर्क हुआ है। जैसे बेटा मान लो कि मेरा एक लैंड है और उस लैंड पे मैंने एक मल्टी स्टोरी बना रखी है। ठीक है, अभी तक उसकी जो वैल्यू थी वो 20 करोड़ थी। ठीक है, 20 करोड़ की वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, मेरा एक लैंड है। अब क्या हुआ कि मेरे लैंड के पास में गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर हुआ कि सर आपके एरिया में मेट्रो स्टेशन आने वाला है, मेट्रो लाइन बिछने वाली है, और हम डेवलपमेंटल वर्क्स करने वाले हैं। अब तुम लोग मेरे को आंसर देना, जैसे ही मेरी बिल्डिंग के पास एक मेट्रो स्टेशन बन जाएगा, मुझे बताओ कि मेरी ये जो वैल्यू है लैंड की या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, वो पहले से बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सब बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी सर, बढ़ बढ़ जाएगी। ये एक Increase कॉमन हो रूल है जाएगी। बेटा, याद रखना कि गवर्नमेंट जब भी कोई डेवलपमेंटल वर्क करती है ना किसी जगह पे, तो उस जगह की जितनी प्रॉपर्टीज है ना, उन प्रॉपर्टीज की प्राइस बढ़ जाती है। अब जरा तुम लोग सोचो, ये तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जरा सोचो, गवर्नमेंट ने उस मेट्रो स्टेशन को बनाने में कितना पैसा खर्च किया होगा ना, बहुत पैसे लगे होंगे। गवर्नमेंट को यह भी पता है कि हमने इतने पैसे यहां खर्च किए हैं ना, इसकी वजह से इस नालायक की जो है वो प्राइस बढ़ गई, इसको मजे आ गए, मन में लड्डू फूट गए इसके। ओके, और अब इसकी इनकम पहले से बढ़ जाएगी और इसकी प्रॉपर्टी की प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो याद रखना, गवर्नमेंट जब भी कोई डेवलपमेंटल वर्क करती है किसी जगह पे और उस एक्टिविटी की वजह से वहां की प्रॉपर्टीज की जो प्राइस है वो अचानक से सडन इंक्रीज उसमें आ जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपसे एक चार्ज लेती है। ओके, वो जो इंक्रीमेंट हुआ है उसमें से एक हिस्सा आपसे लेती है। ओके, क्योंकि भाई ये जो हिस्सा आपका बन रहा है, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये हमारी वजह से हुआ है, तो आप इसमें से एक हिस्सा हमें दो। जैसे मान लो मेरी प्रॉपर्टी की प्राइस हो गई 20 करोड़ से 50 करोड़ हो गई, जैसे मेट्रो वहां पे लाइन बिछी, तो क्या हुआ? गवर्नमेंट को ये बात पता है कि भाई सारा पैसा तो खर्च किया हमने और लड्डू खाओगे तुम, ऐसे कैसे हो जाएगा? मेट्रो स्टेशन बनाया हमने, लड्डू तुम खाओगे। तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट कि आपसे कुछ 1 करोड़ या 2 करोड़ वो ले लेगी, ताकि उनकी भी भरपाई हो जाए, क्योंकि उनकी वजह से ही, उस एक्टिविटी की वजह से ही वो प्राइस इंक्रीज हुई। तो ये कहलाता है बेटा स्पेशल असेसमेंट। ओके, स्पेशल असेसमेंट क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी करती है किसी एक प्लेस पे, तो वहां जो सराउंडिंग प्रॉपर्टीज हैं उनकी प्राइस में सडन इंक्रीज आ जाता है, तो वो जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उसमें से गवर्नमेंट भी कुछ पार्ट क्लेम करती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह बन जाते हैं ना बेटा, तो वहां जो होटल्स वगैरह होते हैं उनकी प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, आपको अगर एक एयरपोर्ट के आसपास कोई होटल लेना हो तो आपको हमेशा वहां पे प्राइस बढ़ी हुई मिलेगी। ओके, मैं खुद जब गया था तो मैंने देखा कि जो एयरपोर्ट के पास जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो होटल्स वगैरह होते हैं, वहां पे कंपैरेटिवली प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। और ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है ना? तो ये बात आप लोग याद रखना कि स्पेशल असेसमेंट क्या है। ठीक है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। पढ़ो, स्पेशल असेसमेंट इज दैट पेमेंट विच इज मेड बाय द ऑनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज। बेटा ये वो प्रॉपर्टीज के ऑनर्स पे करते हैं जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, हुज वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड,
ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से जिन ऑनर्स की प्रॉपर्टीज की प्राइस में एप्रिसिएशन हुआ है, सडन इंक्रीज हुआ है, ओके, वो जो पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, उसी को हम कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। आगे पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, इफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी नियर अ मेट्रो स्टेशन हैज इंक्रीज्ड, मेट्रो स्टेशन बनने की वजह से एक प्रॉपर्टी है पास में, उसकी वैल्यू बढ़ गई, देन अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज रिकवर्ड फ्रॉम ऑनर्स ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि भाई मेट्रो बनने में जितना खर्चा हमारा आया है उसका इतना पार्ट हम यहाँ की जो सराउंडिंग्स हैं, प्रॉपर्टी के ऑनर्स हैं, उनसे हम लोग कलेक्ट करेंगे। ओके, तो यही कहलाता है स्पेशल असेसमेंट। पहले मुझे ये बता दो, इसका मीनिंग सबको समझ में आ गया क्या, क्या होता है ये? यस और नो? यस सर। पक्की बात? अरे जवाब दिया करो बाकी लोग यार, तुम चुपचाप बैठ के सुनते रहते यस सर। यस सर। हो। ओके ओके ओके, तुमसे चैट में लिखवाना ही ठीक रहता है, सिर्फ 5-6 बच्चे बोलते हैं बस। तुम लोग बोल दो यस नो तो मुझे भी पता लग जाएगा ओके सर। कि तुम जाग रहे हो। हाँ? चलो ओके सर। आगे देखो। इंटरेस्ट सेकंड लास्ट है ये, फटाफट निपटाते हैं इसको। इंटरेस्ट क्या है भाई, हम सब जानते हैं, और बेटा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जरा सोचो, मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट जब लोन लेती है, या चलो मैं बात करता हूं लोन जब देती है, लोन गिवन, गवर्नमेंट ने जब लोन दिया है ना, या चलो लोन देने का नहीं है, लेने का ही लेते हैं, वो बेटर रहेगा। एक सेकेंड, इसको हटा दें यहां से, एग्जाम्पल वो लें जो ज्यादा इजी हो। हाँ, गवर्नमेंट ने लोन लिया, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं बोरोइंग्स। बेटा बोरोइंग्स का नेचर क्या होता है, जरा मेरे को बताओ एक बार। गवर्नमेंट अगर लोन लेती है तो रेवेन्यू या कैपिटल? आंसर दे बच्चों। रेवेन्यू। रेवेन्यू कौन बोला रे? अरे कैपिटल होता है ना, बोरोइंग्स पढ़ के आया ना मैं अभी अभी, कैपिटल नेचर का होता है। लेकिन बच्चों याद रखना, इस लोन पे जो इंटरेस्ट होगा ना, वो रेवेन्यू नेचर का होगा। ये एक फंडा है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। याद रखना, लोन जो है वो अपने आप में खुद कैपिटल नेचर का है। अगर मैंने लोन लिया और वो जो लोन का अमाउंट मुझे मिला, तो बेटा लोन की वजह से मेरी क्या क्रिएट होती है, लायबिलिटी। या फिर अगर मैं लोन किसी को दे रहा हूं तो उससे मेरी एसेट बन जाती है, तो वो तो कैपिटल नेचर की आइटम है। लेकिन उन लोन्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर का होता है, याद रखना। ठीक है, तो इंटरेस्ट का नेचर क्या है, आज से याद रखें, रेवेन्यू नेचर का है ना। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट पेड? बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। गवर्नमेंट ने जो लोन दे रखे हैं लोगों को, या फिर मैं बोलूंगा गवर्नमेंट्स को दे रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, जनरल लोगों को, गवर्नमेंट ने जिन जिन को क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, उनसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट वसूलेगी। तो याद रखना, इंटरेस्ट जो है वो एक रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, याद रखना। और ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसका, नॉन टैक्स रेवेन्यू का। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक रेवेन्यू रिसीट है। अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि 1 लाख रुपए